दोस्तों राजनीति में एक अलग तरह की तुकबंदी, डायलॉगबाजी और ख़ास तरह की एक भाषा शैली को लेकर पिछले 11 सालों में बीजेपी ने महारत हासिल की। एक्चुअली में उसकी शुरुआत 2014 से पहले संबित पात्रा जैसे बीजेपी के प्रवक्ताओं से हुई और उसका अनुसरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि ये जो कैच है ये विपक्ष को मिल गया है। इसीलिए नाम नरेंद्र काम सरेंडर जैसे एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही तीखे हमले के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने एक और हमला बोल दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए। एस जयशंकर के लिए कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये जयशंकर नहीं पराजय शंकर हैं। दोस्तों विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर का कामकाज कैसा रहा, वो कितने सफल रहे, इसको लेकर गाहे बगाहे बात होती रही। लेकिन उसके बावजूद भी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनको दोबारा से विदेश मंत्री बनाया गया, क्योंकि कहा यह जाता था, इनफैक्ट पहलगाम आतंकी हमले के पहले तो खास तौर पर ये बात कही जाती थी बीजेपी समर्थित पत्रकारों द्वारा कि एस जयशंकर बड़े ताकतवर मंत्री हैं। अमित शाह के बाद अश्विनी वैष्णव और एस जयशंकर ये वो नेता हैं जो बहुत ही ताकतवर हैं। लेकिन एक विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर की पूरी डिप्लोमेसी कह लीजिए, विदेश नीति कह लीजिए, पूरी तरह से एक बहुत बड़े सवालों के घेरे में आ गई है। अब विपक्ष ये कह रहा है कि देश के इतिहास में इतना बड़ा फेल, इतना नाकाम विदेश मंत्री कभी किसी को नहीं मिला। अगर कोई और सरकार होती या कोई और देश होता तो अब तक विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर का इस्तीफा हो गया होता। आज पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एस जयशंकर पर बहुत ही तीखा हमला बोला और उनका नाम बदल दिया, जयशंकर की जगह कर दिया पराजय शंकर। आप के साथ एक और नवरत्न है आपके कैबिनेट में, क्या नाम है, पराजय शंकर। अब पराजय शंकर चुप है बहुत दिनों से। पराजय शंकर चुप इसलिए हैं कि बेचारों को बोला जाता है अभी आप जवाब दो, फिर जवाब देते हैं तो ट्रोल हो जाते हैं। ऐसा नाकारा विदेश मंत्री, भाई आप हो सकते हैं पराजय शंकर, ये देश कभी पराजित नहीं हो सकता। भले ही इसका विदेश मंत्री पराजय शंकर हो, भले ही प्रधानमंत्री कायर हो, ये देश ऐसे लोगों को फिर से बैरक में भेजना जानता है। इस देश की सेना मजबूत है, मैं फिर से दोहराता हूं, यह देश मजबूत है, लेकिन इस देश की सरकार कायर है, इस देश के प्रधानमंत्री कायर हैं, इस देश का कैबिनेट में इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री को बोल सके कि कायरता बंद कीजिए, जवाब दीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं कि पूरी जो शाखाओं में ट्रेन होकर अब कैबिनेट में घुसे हैं, सब तो नई शाखाओं से ट्रेन हुए, कुछ हमारे यहां से भी उधार लेकर गए हैं, कोई तो बोलेगा, देखते हैं। दोस्तों होता क्या था, ये सब बीजेपी वाले करते हैं, ऐसी तुकबंदी, कभी किसी के नाम को लेकर तुकबंदी कर दी, कभी किसी की माँ को लेकर कर दी, किसी की पत्नी को लेकर कर दी, और ये बहुत चलता था क्योंकि ये कैची होते हैं। नाम नरेंद्र काम सरेंडर, जयशंकर नहीं पराजय शंकर, ये इतने कैची नाम होते हैं कि खट्ट से नहीं हेडलाइन बन जाती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत से रील बन जाती है। वैसे भी एस जयशंकर के लिए तो बहुत सारी रीलें बनती हैं, आंखों में लेज़र लाइट लगा के लाल वाली। अब लोग ये कह रहे हैं कि लेज़र लाइट लगाने वाले मंत्री इस पूरे के पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ, सीज फायर के बाद सबसे ज़्यादा जिस मंत्री पर सवाल खड़े हुए वो केवल और केवल एस जयशंकर ही थे। तो एस जयशंकर इस पूरे एपिसोड में है कहाँ, वो तो गायब है। अब तक दोस्तों विदेश मंत्री की तरफ से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, और तो और विदेश मंत्री ने एक बयान अलग दे दिया, उसकी फजीहत अलग करा ली, अपनी भी और देश की भी, ये कह के हुए एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन। एस जयशंकर के इस बयान के बाद सारे पाकिस्तान की मीडिया में यही छाए हुए थे। एस जयशंकर की बयान चल रहे थे कि ये देखिए इंडिया ने खुद स्वीकार कर लिया कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने उनको जानकारी दे दी थी। तो ये एक ऐसी गलती थी जिसके बाद आप विदेश मंत्रालय का कोई बयान आ जाए, आप खुद ही कहते हैं ना, नैरेटिव वॉर चल रही है, एक वॉर सेना लड़ती है, एक वॉर नैरेटिव वॉर चल रही है। तो नैरेटिव वॉर में तो ये सरकार मतलब क्या सोच कर ये काम कर रही थी, अब तो लोग भी खुलकर बोलने लगे हैं। और दोस्तों क्योंकि एस जयशंकर पर अकेले सवाल नहीं खड़े हो रहे, सवाल रक्षा मंत्री को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। क्या रक्षा मंत्री को देश को नहीं बताना चाहिए इस पूरे के पूरे मसले को लेकर कि आखिर सीज फायर हुआ क्यों? और विदेश में सीडीएस ने स्वीकारा कि हमारे विमानों को नुकसान पहुंचा, विच इज़ फाइन, कोई बड़ी बात नहीं, होता है। तो वॉर लाइक सिचुएशन में तो इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन ये बात रक्षा मंत्री द्वारा क्यों नहीं कही? क्या रक्षा मंत्री भी देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताएंगे क्या?
दोस्तों रक्षा मंत्री सीज़फायर के बाद आईएनएस विक्रांत में जा रहे हैं या दूसरी जगहों में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे, आईएनएस विक्रांत होता तो ये हो जाता और नेवी तो अभी आई नहीं, अब अगर पाकिस्तान से बात होगी तो हम उनसे कहेंगे कि आतंकवादी दो हमें। तो ये बात सीज़फायर से पहले शर्त के तौर पर नहीं रखनी चाहिए थी क्या? दोस्तों रक्षा मंत्री बहुत बड़ा पद होता है, तीनों सेनाओं की सीधी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री पे होती है और एक ऐसा ये संघर्ष था जिसमें सेना ने बेहतरीन काम किया है लेकिन सरकार का जो नैरेटिव था वो बहुत कमज़ोर रहा। दोस्तों इसीलिए पूरी की पूरी जो कैबिनेट है मोदी की उसको विपक्ष ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि पूरी की पूरी कैबिनेट ही नाकाबिल है। और इसी कैबिनेट का एक हिस्सा है दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह भी। गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल गए तो उन्होंने ममता बनर्जी पर बेहद अजीबोगरीब बयान दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया ममता बनर्जी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए। दोस्तों इस देश के किस मुसलमान ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया? इनफैक्ट भारत सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिस्री उन दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जब उसके बाद झड़प शुरू हो गई भारत पाकिस्तान के बीच, सैन्य संघर्ष शुरू हो गया, उस वक्त सबसे ज्यादा जिस बात का जिक्र कर रहे थे अपने बयानों में वो भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे। और हमने देखा भी देश की कितनी मस्जिदों से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा हुई, देश के कितने हमारे मुस्लिम भाई सड़क पर उतरे और उन्होंने न केवल आतंकी हमले की निंदा की बल्कि ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट किया। कर्नल सोफिया कुरैशी हम सबकी शान है, हम सबकी आन है। उनका इस पूरे के पूरे एपिसोड में उनको चेहरा बनाया जाना, उनको आगे रखना इसी रणनीति का हिस्सा था ना कि इस देश की जिस हिंदू मुसलमान एकता को पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, धर्म पूछकर गोली मारकर, नहीं तोड़ सकता वो। लेकिन अब गृह मंत्री को क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना है, हिंदू मुसलमान करना है, तो वो ये बयान दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। और ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का कब विरोध किया? दोस्तों उनकी तो भतीजे विदेशी डेलीगेशन का हिस्सा है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो विपक्ष ने तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है, पहले मोदी के लिए, फिर जयशंकर के लिए और अब उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट के लिए, ये अब ऐसी बात नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खत्म हो जाए। ये एक ऐसी बात है, एक ऐसी चर्चा है जिसको लेकर अब सब खुलकर बात कर रहे हैं, खुलेआम बात कर रहे हैं। और दोस्तों कोई भी लफबाजी या फिर कोई भी डायलॉगबाजी या रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, रोटी खाओ नहीं तो गोली तो सही वाली डायलॉगबाजी इन सवालों का जवाब अब नहीं दे पाएगी। और दोस्तों अब वो वाला मामला भी नहीं रहा कि आप 47 और सन 60 की बात करें, क्योंकि ये सब कुछ अभी हुआ है हमारे सामने। हमारे देश में लोग भूल जाते हैं लेकिन याददाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि जो वाक्य अभी महीना भी नहीं हुआ है जिसको, उसको लेकर पूरी की पूरी सरकार या तो मौन हो जाए या फिर इधर उधर की बात करने लगे। अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी का इस स्पीच जो अभियान है वो काफ़ी सफल भी रहा। सीज़फायर जिस दिन हुआ उस दिन कांग्रेस पार्टी ने अभियान चला दिया कि इंदिरा गांधी जैसी ताकत, इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत मोदी में नहीं है। और अब कांग्रेस पार्टी सीधे मोदी को नरेंद्र सरेंडर कह रही है, तो उसके जवाब में बीजेपी ये कह रही है तो देश का अपमान कर रहे हैं, तो सेना का अपमान कर रहे हैं। तो उसी को लेकर आज पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत नरेंद्र मोदी नहीं है, भारत के अलग अलग नाम है लेकिन वो नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना, भारत से सवाल पूछना नहीं है। हम भारत पर सवाल नहीं उठा रहे, हम ये बोल रहे कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अब पूरी की पूरी कैबिनेट पर जैसे सवाल उठ गए हैं मोदी के, क्या ये राजनीतिक तौर पर बहुत जोखिम भरा वक्त है मोदी के लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।